हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। और आज स्टार्ट करने वाले हैं क्या चैप्टर बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया चैप्टर है ना, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है और ये सारे चैप्टर में माइक्रोबायोलॉजी का ये बेसिक पार्ट है। यहाँ पे आपको जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी समझाया जाएगा, वो आगे माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें हेल्प मिलेगी। अगर यहाँ से इसका बेसिक आपका वीक हो गया तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से और पूरा कंप्लीट चैप्टर नोट्स बना के आप उसको पढ़िएगा। इसमें काफ़ी चीज़ें याद करने वाली भी हैं। तो बैक्टीरिया, और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्या वो समझ लेते हैं। हो सकता है इसके 3 लेक्चर भी हो जाएं, लेकिन 2 लेक्चर में जितना भी रेलिवेंट है आपको पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो इस चैप्टर में, इस लेक्चर में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्या क्या इस बैक्टीरिया में पार्ट होते हैं और क्या हेल्प करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया की डेफिनेशन क्या होगी। बैक्टीरिया की डेफिनेशन, इट इज एन यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर का मतलब सिंगल सेल्ड। सिंगल सेल जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल्ड है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा बेसिक चीजें जान लेते हैं। हैव नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंट होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। और इसमें क्या होता है, नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी है। अब इसमें एक मेन चीज ये याद रखना, नोट में, कैन लाइव एवरीवेयर। सभी जगह ये प्रेजेंट हो सकते हैं, सभी जगह ये मिलते हैं, एवरी वेयर। ठीक है, अब कहाँ कहाँ ये मिलते हैं वो समझ लेते हैं। एक तो समझते हैं इसका, सॉइल, वाटर, एयर, इवन इनसाइड योर बॉडी ऑल्सो। आपकी बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब वो समझेंगे क्या, कौन से बैक्टीरिया है। साइड योर बॉडी। ठीक, अब बैक्टीरिया दो टाइप के समझ सकते हैं, एक हेल्पफुल बैक्टीरिया और सेकंड क्या, हार्मफुल। जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करें वो क्या है, हार्मफुल है। जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शन में या फिर कहीं पे भी वो हेल्प करें तो वो हेल्पफुल रिएक्शन है। ये कहाँ, बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इनसाइड योर बॉडी। ठीक, जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं इनिशियली मेनली, और ये कहीं के भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, सॉइल के बैक्टीरिया, वाटर के, एयर के, कहीं के बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आके इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इसका ये पार्ट समझ में आया बैक्टीरिया। अब इसमें बात करेंगे स्ट्रक्चर की, कि इसका स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट आते हैं। मेनली स्ट्रक्चर में इसके
3 पार्ट आते हैं। कौन कौन से? पहला तो सेल एनवेलप, जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, आउटर लेयर जिससे कवरिंग हो रही होती है, वो क्या आता है? सेल एनवेलप में आता है। सेकंड क्या आता है? सेकंड में इंटरनल ऑर्गेनल्स, इंटरनल जो उस इन्वेलप के अंदर होता है उसको बोलते हैं इंटरनल ऑर्गेनल्स। और जो लास्ट में आता है वो होता है आउटर प्रोजेक्शन। ठीक, इस तरीके को आपको समझना है। सबसे पहले क्या? सेल एनवेलप पढ़ना है, फिर क्या? सेल इंटरनल सेल कंपोनेंट कह सकते हैं इसको, इंटरनल जो सेल के कंपोनेंट्स है वो पढ़ना है। और लास्ट में जो आउटर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ना कह के इसको इस तरीके से कह सकते हैं अपेंडेजेस। ठीक, ये स्ट्रक्चर में आपको 3 पार्ट पढ़ना है। अब सेल एनवेलप में क्या क्या आता है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले कैप्सूल, ठीक है, फिर उसके बाद सेल वॉल, लास्ट सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको और क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आया? सेल एनवेलप में आपको कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है? कैप्सूल पढ़ना है, सेल वॉल पढ़ना है और सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है। अब इसके बाद इंटरनल कंपोनेंट की बात करेंगे। इंटरनल कंपोनेंट, इंटरनल कंपोनेंट स्टार्ट होते हैं सबसे पहले साइटोप्लाज्म। अगर इन्वेलप के बाद देखा जाए, सेल मेम्ब्रेन के बाद देखा जाए, क्या प्रेजेंट रहता है? साइटोप्लाज्म। इतना तो सेल चैप्टर में पढ़ा है ना आपने, साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर उसके बाद अंदर प्रेजेंट होते हैं मटेरियल्स, जैसे कि न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस नहीं होता इसमें, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। फिर इसमें क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, इंक्लूजन बॉडीज। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स, प्लाज्मिड। मेनली आपके ये पार्ट प्रेजेंट रहते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, इंक्लूजन बॉडीज, राइबोसोम्स और प्लाज्मिड। अब एक मीसोसोम की अगर बात कर रहे होंगे तो मीसोसोम क्या है ना, वो सेल मेम्ब्रेन का एक इंटरनल कह सकते हैं, मीसो सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल। अब ये किसमें होता है ये आपको याद करना है। सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है या मीसोसोम सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है? देखिए आउटर वॉल क्या होती है? सेल वॉल होती है। और सेल वॉल के अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन में एक स्पेशल इनफोल्डिंग होती है या फिर कहते हैं स्पेशल ग्रोथ होती है, जहां पे मीसोसोम प्रेजेंट रहता है। तो मीसोसोम वहां नहीं आएगा सेल कंपोनेंट में। तो इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं अपेंडेजेस की। अपेंडेजेस में क्या आता है? सबसे पहले आपने देखा होगा आउटर फ्लैजिला, फ्लैजिला आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फिम्ब्रे या पिलाई। ये स्ट्रक्चर किस में आते हैं? अपेंडेजेस में आते हैं, फिम्ब्रे या पिलाई। अब एक पार्ट आपको और पढ़ना है, इंडोस्पोर। क्या पढ़ना है? इंडोस्पोर। ये भी इसमें अपेंडेजेस में कह सकते हैं या फिर इनको अलग से पढ़ सकते हैं। क्या? इंडोस्पोर, इंडोस्पोर। ये एक ओवरव्यू है स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। सेल एनवेलप प्रेजेंट रहता है, सेल एनवेलप में क्या होता है? कैप्सूल आता है, सेल वॉल आता है। इसमें एक चीज याद रखिएगा, ऑप्शनल। ऑप्शनल क्यों कह रहे हैं आपको आगे बताएंगे।
सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को ये क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर इंटरनल सेल कंपोनेंट जो सेल एनवेलप के अंदर प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, इंक्लूजन बॉडीज, राइबोसोम्स और प्लाज्मिड्स, ये इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, किसके, सेल एनवेलप के। अब सेल एनवेलप के जो आउटर प्रेजेंट रहते हैं, बाहर साइड, होता है फ्लैजिला और पिलाई या फिम्ब्रिया बोलते हैं इसको। इतनी बात समझ में आई। अब इंडोस्पोर जो है वो एक अलग से पढ़ेंगे क्या है ये। तो बात करते हैं पहले सेल एनवेलप की। सेल एनवेलप में जो कैप्सूल होता है, सबसे पहले तो ये बात करेंगे उसको ऑप्शनल क्यों बोला। क्या है पहला पार्ट, कैप्सूल। इसको ऑप्शनल इसलिए बोला, ऑप्शनल ऑप्शनल क्यों बोला, क्योंकि नॉट प्रेजेंट इन एवरी बैक्टीरिया। सभी बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट नहीं रहते हैं कैप्सूल। इतनी बात समझ में आई। अब एक पहले छोटा सा स्ट्रक्चर यहां पे समझ लेते हैं कैप्सूल के बाद। ये क्या, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ऑप्शनल समझ गए क्यों बोला, ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक, किससे बनी होती है, पॉली सैकराइड से। पॉलीसैकराइड से ये क्या होती है, बनी होती है। पॉलीसैकराइड में क्या होता है, शुगर होती है। और प्रोटीन, मेनली ये याद रखिए आप, आउटर मोस्ट लेयर है, पॉलीसैकराइड, शुगर है। और इसका मेन जो फंक्शन है वो याद रख लीजिएगा, ये करता क्या है, फंक्शन। पहली बात तो आप इसमें ये कैप्सूल में याद रखना है, ये प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है, सेल के मटेरियल को, या कह दो सेल को। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, और ये क्या करता है, हार्शी वेदर में ये क्या करता है, हार्शी वेदर से भी प्रोटेक्ट करता है। हार्शी वेदर समझ रहे, हार्शी वेदर, हार्श वेदर का मतलब एबनॉर्मल वेदर, नॉर्मल वेदर नहीं है, एबनॉर्मल वेदर। ज्यादा टेम्परेचर है या फिर कम टेम्परेचर है, हीट ज्यादा है, रेन हो रही है कि नहीं हो रही, या फिर एक्सेस रेन हो रही, उन सारी चीजों से ये क्या करता है, कैप्सूल प्रोटेक्ट करता है। तो इतनी बात समझ में आई। आउटर मोस्ट लेयर है, किससे मिलकर बना होता है, पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड क्या है, एक शुगर है। ठीक है, अब इसमें ये समझते हैं, इसका फंक्शन एक और याद रखिएगा, ये ड्राइंग होने से यानी सूखने से प्रोटेक्ट करता है, जिसको बोलते हैं डेसिकेशन। डेसिकेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्राइंग, ड्राइंग होने से ये बचाता है। एक ये हो गया। चलिए अब इसका बैक्टीरिया का पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। बैक्टीरिया का डायग्राम इस तरीके से समझिए, ये क्या है, ये इसकी सेल वॉल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये आउटर में ये लेयर दिख रही है ना, इसको बोलते हैं कैप्सूल।
क्या कैप्सूल, ये स्पेस नहीं होता है इनके बीच में, ये आपको अलग अलग लेयर डिफाइन करने के लिए इस तरीके से बनाया है। ये ब्लू सेल मेम्ब्रेन, और ये जो ब्लैक वाली लेयर है ये क्या है, सेल वॉल, कैप्सूल के बाद की लेयर, सेल वॉल। ठीक, ये इस तरीके से समझिए। और यहां से एक प्रोजेक्शन जो निकली होती है, प्रोजेक्शन कह सकते हैं, या फिर जो आउटर निकला होता है, अपेंडेजेस बोला था, इस तरीके से। क्या है, फ्लैजिला। ठीक, आप इतना समझिए अभी। अब बात करते हैं, कैप्सूल की बात हो गई, बात आती है सेल वॉल की। सेल वॉल, ये आउटर लेयर होती, ये भी आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर। कब, व्हेन कैप्सूल नॉट प्रेजेंट। ठीक है, वरना कैप्सूल के बाद क्या आता है, सेल वॉल, वॉल आता है। अब ये करता क्या है, फंक्शन। ठीक है, अब ये करता है प्रोवाइड शेप, शेप प्रोवाइड करता है एंड स्ट्रेंथ टू सेल, शेप प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको, सेल को। और ये बनी किससे होती है, मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड, या फिर ऐसे कह सकते हैं पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन की ये बनी होती है। इतनी बात समझ में, क्या करते हैं, प्रोवाइड सेव करते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है किसको, सेल को। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल एनवेलप में आपको तीन चीज पढ़नी थी, कैप्सूल पढ़ना था, सेल वॉल पढ़ना था, और सेल मेम्ब्रेन। कैप्सूल पढ़ लिया, ये एक ऑप्शनल होता है, ये बाहर प्रेजेंट हो भी, रह भी सकता है, या कई बैक्टीरिया में नहीं भी प्रेजेंट रहता है। पहले बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, इसको जो बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रेजेंट इनर टू सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर साइड प्रेजेंट रहते हैं। और क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है, इसमें ये बना होता है म्यूरिन, म्यूरिन से बना होता है सेल मेम्ब्रेन। म्यूरिन क्या होता है, अब इसमें बात की जाएगी, अगर इनर टू सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट रहता है, इस तरीके समझिए, इसमें होता क्या है, इस तरीके समझते हैं, पॉली या फिर फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये कौन सा, एक फ्लूक मोजाइक मॉडल आपको पढ़ाया भी गया था, या फिर आपको याद हो, फ्लूक फ्लूड मोजाइक, मोजाइक मॉडल, ये फ्लूक मोजाइक मॉडल बेस्ड है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है और क्या, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब ये करता क्या है, फंक्शन, ये
ट्रांसपोर्ट क्या होना है क्या नहीं होना है उसको रेगुलेट करता है, रेगुलेट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करना, क्या चीज अंदर आनी है क्या सेल के बाहर जानी है। इतनी बात समझ में आई। अब इस ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेशन तो करता ही है, और इसमें सेल मेम्ब्रेन में क्या है, फ्लूक मोजाइक मॉडल का आप मतलब समझ रहे हैं। फ्लूक मोजाइक मॉडल जैसे ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है इस तरीके का, इसमें कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, ये फ्लूक मोजाइक मॉडल है। ठीक है, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ट्रांसपोर्ट को, और क्या करता है, हेल्प इन रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें सेल ऑर्गेनल नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, रेस्पिरेशन कराना, एनर्जी प्रोवाइड कराना, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है वो कराते हैं क्या, इसकी रेस्पिरेशन कराते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें बात क्या करते हैं, इससे जो ये दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन, इसमें इंटरनल फोल्डिंग आ जाती है, हो जाती है। इस फोल्डिंग को बोलते हैं मीसोसोम। ठीक है, किसकी फोल्डिंग है, मीसोसोम की अगर बात की जाएगी, ये सेल मेम्ब्रेन की क्या इंटरनल या कह दो इनवर्ड फोल्डिंग है, इनवर्ड फोल्डिंग मीसोसोम। अब यही क्या करता है, यही रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। मीसोसोम अलग से समझ लेते हैं। इतनी बात समझ में आई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर टू सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट रहती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, प्रेजेंट रहता है, और क्या फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब ये दो लेयर, एक लेयर दो लेयर। अब ये इसमें प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। ठीक, इसके बाद ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बेस पे ये बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन। अब बात आती है इसकी फंक्शन की, तो ये रेगुलेट करता है ट्रांसपोर्ट, क्या मटेरियल अंदर आना है क्या नहीं आना है, क्योंकि ये क्या होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहती है, जो सेमी सेलेक्टिवली परमिएबल बोल सकते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल, पर्टिकुलर मटेरियल जो भी इनवर्ट मतलब इंटरनल में आएगा, अंदर आएगा या बाहर जाएगा, वो रेगुलेट कौन से करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगी या सेल मेम्ब्रेन करेगी। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो हेल्प इन रेस्पिरेशन की बात हो रही, तो इसमें क्या करता है, ये इंटरनल ये दिख रहा है ना आपको, इनवर्ट फोल्डिंग बना लेता है, इस फोल्डिंग को बोलते हैं क्या, मीसोसोम। यही हेल्प करता है किसमें, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो मीसोसोम को आप याद रखिए, लिख देते हैं यहाँ पे। सेल मेम्ब्रेन की इनवर्ड फोल्डिंग, इनवर्ड इनफोल्डिंग बोल सकते हैं या इनवर्ड फोल्डिंग बोल सकते हैं, इनफोल्डिंग। ठीक, अब जिसको बोलते हैं क्या, मीसोसोम। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है मीसोसोम का। अब ये किसमें क्या करते हैं, हेल्प इन रेस्पिरेशन कराता है, ये रेस्पिरेशन एज वेल एज इन रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। इतनी बात समझ में आई सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है सेल वॉल बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में। तो सेल वॉल का मत समझ गए, सेल मेम्ब्रेन समझ गए, कैप्सूल समझ गए। ये क्या था, इसका सेल इन्वेलप था। अब बात करते हैं इसकी जो इंटरनल कंपोनेंट बताए, इंटरनल सेल कंपोनेंट, ये हटा देते हैं, यहां पे लिखते हैं इंटरनल सेल कंपोनेंट। इंटरनल, एक बात याद रखिएगा, सेल वॉल में, सेल वॉल में वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी
इम्पोर्टेंट इन ग्राम स्टेनिंग। ठीक, ये अभी इसका टर्म का मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ग्राम स्टेनिंग। इसको आगे बताया जाएगा, आपको ग्राम स्टेनिंग पढ़ाई जाएगी इसी माइक्रोबायोलॉजी में। तो ग्राम स्टेनिंग जो है, इस तरीके से नॉर्मल समझा देते हैं। स्टेनिंग, कोई भी एक बैक्टीरिया है वो हमको नेकेड आई से नहीं दिखता, नहीं दिखता, तो उसको क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है। स्टेन मतलब एक कलर डाई, डाई उसमें डाली जाती है। स्टेन का मतलब ये समझ लीजिए, कलर या डाई। इस तरीके से उसमें बैक्टीरिया में उसको कलर या डाई उसमें डाली जाएगी, तो वो क्या करेगा, अलग से रिप्रेजेंट करने लगा। अगर ब्लू कलर की आई है या पिंक कलर की किस तरीके की डाई है, तो उस तरीके का वो ऑब्जर्व होने लगेगा। ऑब्जर्व तो वो अलग से अगर स्लाइड बना के अलग से माइक्रोस्कोप में उसको देखेंगे, तो वो क्या करेगा, अलग से ऑब्जर्व होगा, अलग से इंडिकेट करेगा वो कलर। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट सेल वॉल क्यों प्ले करता है इस ग्राम स्टेनिंग में? ग्राम स्टेनिंग में इसलिए प्रेजेंट करता है, आपने बैक्टीरिया के आगे टाइप्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में, या फिर पढ़े भी होंगे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, तो ये उसी को डिफ्रेंशिएट करता है। ग्राम स्टेनिंग इज ए, इसको इस तरीके समझ लेते हैं, डिफरेंशियल टेक्निक, डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है, डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है जो क्या करता है, किसको किसको डिफरेंशिएट करता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, उनको क्या करता है, ये डिफरेंशिएट करता है। अब कैसे करता है, जो ये सेल वॉल होती है, सेल वॉल, इसकी क्या होती है, थिक होती है, इसकी क्या होती है, थिन होती है, यहां से डिफरेंशिएट कर देता है। और जो ग्राम, इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव। अब ये जो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव है, ये क्या, इसमें क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन तो ये होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव में। तो अब बात करते हैं, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो थिक होगा, इसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है वो थिन होगी। इतनी बात तो समझ में आ रही है। अब अगर ये ग्राम पॉजिटिव जो ये स्टेनिंग है, ये इसको दी जाएगी, तो ये मतलब स्टेनिंग जो बैक्टीरिया, सपोज इस तरीके से समझते हैं, ये है फोन है, या कभी एक स्लाइड है, इसमें क्या बैक्टीरिया प्रेजेंट, हमने इसमें स्मीयर बनाया, स्मीयर भी समझेंगे क्या होता है, ये ब्लड की एक स्लाइड बनाते हैं, इस तरीके से समझ लीजिए, ब्लड डाल के, ड्रॉप डाल के उसको स्लाइड करके एक पतली सी लेयर बना दी ब्लड की, तो उसमें क्या बैक्टीरिया है। ठीक है, अब जब बैक्टीरिया, सभी के ब्लड में नहीं, जिसका ब्लड जो इन्फेक्शन है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो ब्लड की स्लाइड है। अब उसमें क्या बैक्टीरिया भी है, तो जो बैक्टीरिया है उसको ऐसे तो दिखेगा नहीं, क्योंकि ब्लड सेल्स भी हैं सारे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ऐसे नॉर्मल ऑब्जर्व नहीं होगा, तो उसमें क्या करेंगे, स्पेशल एक टेक्निक जो है, जो ग्राम स्टेनिंग की, वो डिफ्रेंशिएट करने की है। उसमें ग्राम स्टेन डाला, स्टेन क्या होता है, एक कलर या डाई होती है, स्टेनिंग को उसमें उसकी प्रोसेस होती है अप्लाई करने की। ठीक, कोई भी अगर ग्राम स्टेनिंग इसमें डाल दिया उस स्लाइड में, तो वो जो ऑब्जर्व होने लगेगा, अलग से इंडिकेट करने लगेगा जो बैक्टीरिया है। अब जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम निगेटिव, ये डिफरेंशिएट करना है। ये डिफरेंशिएट क्यों करना होता है, ये आगे बताया जाएगा, कि उस हिसाब से उसकी मेडिकेशन दी जाएगी, उसको मेडिसिन दी जाएगी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करे या ग्राम निगेटिव, अलग अलग इसके फीचर्स होते हैं, वो अलग पार्ट है। तो बात कर रहे थे इंडिकेशन की, इंडिकेट हुआ। अब वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, ठीक है, ग्राम निगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन जो लेयर है वो थिन है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। थिक लेयर है अगर, तो उसमें अगर कलर डालेंगे वो ज्यादा उसको एब्जॉर्ब करेगा, या फिर कह दो ज्यादा उस कलर को रिटेन करेगा, इस तरीके समझिए। इसमें अगर डाला ग्राम पॉजिटिव वाले में, ज्यादा कलर वो एब्जॉर्ब करेगा, तो ये किस तरीके का हो जाएगा, पर्पल। अगर आपको वो स्लाइड में पर्पल कलर का बैक्टीरिया इंडिकेट कर रहा है, तो वो ग्राम पॉजिटिव है, और स्टेनिंग डालने के बाद अगर वो पिंक कलर का बैक्टीरिया इंडिकेट कर रहा है,
तो वो क्या है, ग्राम निगेटिव है, क्योंकि थिन पेप्टाइडोग्लाइकन है ना, तो वो उतना कलर रिटेन नहीं कर पाएगी। ये थिक है पेप्टाइडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव की, तो जितना कलर डालेंगे वो ज्यादा डार्क या पर्पल में दिखेगा। इतनी बात समझ में आई? बस इतना ही समझना, बाकी सेल वॉल की क्या इंपॉर्टेंस थी वो बताना था आपको। बाकी जो ग्राम स्टेनिंग है वो आपको काफी डिटेल में बताया जाएगा। अब ये बात सेल एनवेलप की यहाँ पे एंड हो गई। अब बात करते हैं जो इसकी इंटरनल कंपोनेंट है, इंटरनल कंपोनेंट ऑफ सेल। ठीक, पहले क्या बात करें, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, किसमें, लाइक न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन लाइक न्यूक्लियस कह सकते हैं, लाइक न्यूक्लियस। ये भी क्या है, कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, जो किसमें हेल्प करता है, इन रिप्रोडक्शन में करता है। और ये बहुत, इसको ऐसे कह सकते हैं, कंटेन जेनेटिक मटेरियल। और ये क्या करता है, ये गैमेटिक, अरे सॉरी, इसको कैसे समझाएं आपको। न्यूक्लियोइड आपने ये देखा, जैसे यहां पे समझिए, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, प्रेजेंट हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए बोल दिया, ठीक है। जो ये जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पे आउटर इन्वेलप नहीं होता, या फिर कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता, जिसको आप बोलते हैं क्या, कंप्लीटली न्यूक्लियस। तो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा, यहाँ पे केवल ओपन स्पेस में यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा क्या, डीएनए। उसी को बोल रहे हैं लाइक न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जो क्या करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इतनी बात समझ में आई न्यूक्लियोइड में। अब बात करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है, प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड। अब इसमें बात करेंगे कि साइट, प्लाज्मिड पढ़ा, न्यूक्लियोइड पढ़ा। इससे पहले जो ये क्या था, सेल कैप्सूल था, सेल वॉल थी, और ये सेल मेम्ब्रेन थी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो प्रेजेंट फ्लूइड होता है, ये जो फ्लूइड आपको दिख रहा है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या करता है, इधर समझते हैं साइटोप्लाज्म पहले। साइटोप्लाज्म, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म ही प्रेजेंट रहता है। ये एक जेली लाइक फ्लूइड है, ठीक है, जो क्या करता है, और मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही होती है, किसमें, साइटोप्लाज्म में। बस आपको इतनी बात याद रखनी है। अब बात करते हैं प्लाज्मिड में। ये भी क्या है, स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। ये स्मॉल है, सर्कुलर है, और ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, जो क्या करता है, इसमें याद रखिए, प्रोवाइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जो ये प्लाज्मिड है, ये क्या बहुत स्मॉल से, इस तरीके से कह सकते हैं, ये प्रेजेंट रहता है क्या, प्लाज्मिड, सर्कुलर सा, स्मॉल सा। अब इसका मेन काम, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इसका। हमारी बॉडी में आया तो हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया आया तो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जो कि हमको प्रोटेक्ट करे। ये एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट बना देता है, बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट बना देता है एंटीबायोटिक।
अब वो उस पर काम नहीं करती, धीरे धीरे वो उस एंटीबायोटिक को जो हम लोग इंटेक करते हैं रेजिस्टेंट बना देता है। तभी तो हम लोग एंटीबायोटिक चेंज करते रहते हैं, अमाउंट चेंज करते रहते हैं, डोज चेंज करते रहते हैं, तब जाके वो किल हो पाता है। तो इतनी बात समझ में आई प्लाज्मिड की। क्या स्मॉल सर्कुलर डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, और वो प्रोवाइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। इतनी बात समझ में आई। क्या पढ़ा? साइटोप्लाज्म पढ़ा, न्यूक्लियाइड पढ़ा, प्लाज्मिड पढ़ा, मीजोसोम वहां पढ़ लिया था। अब इसमें एक बात और याद रखनी है, चलिए हटा देते हैं ये सारा चीज। साइटोप्लाज्म के बाद इसमें राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। राइबोसोम को आपको वर्क पता ही होगा, एक बार फिर से बता दिया जाए। राइबोसोम्स, क्योंकि जो सेल चैप्टर में पढ़ा था, जो राइबोसोम्स का वर्क होता है वही सेम यहाँ पे होता है। राइबोसोम्स एक टिनी ग्रेन्यूल्स के टाइप में होते हैं। टिनी ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स यानी दाने के टाइप में, ऐसे समझते हैं। ये क्या है? ये है राइबोसोम्स, यहां पे लिख देते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। अब ये टिनी ग्रेन्यूल्स हैं, ये क्या प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक। आपको इतनी बात याद रखनी थी, जो टिनी ग्रेन्यूल्स हैं इससे आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है, और क्या करते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होते हैं। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी, और बहुत ही टिनी पार्ट में या फिर ग्रेन्यूल्स या दाने के टाइप में रहते हैं। राइबोसोम्स की बात समझ में आई। अब इसमें आपको एक कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इसमें 70s राइबोसोम प्रेजेंट रहता है या 80s रहता है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है। राइबोसोम्स की बात समझ में आई। अब इसमें एक और पार्ट इंटरनल कंपोनेंट में आता है, जिसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज, ठीक। इंक्लूजन बॉडीज क्या होता है? ये ज्यादा बड़ा कर दिया। इंक्लूजन बॉडी इस तरीके से प्रेजेंट रहती है साइटोप्लाज्म में। इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज में आपको क्या याद रखना है, ये जो है ये न्यूट्रिएंट होता है, इसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन इट, बस इतनी सी बात याद रखनी है। न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, एक ऐसी बॉडी, इसमें कई तरीके के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं जो हेल्प करते हैं फर्दर मेटाबॉलिक रिएक्शन में, ठीक है। फर्दर हेल्प इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, इतनी बात समझ में आई इंक्लूजन बॉडीज की। ये सारे जितने थे इंटरनल या कह दो इनर सेल कंपोनेंट थे, सेल मेम्ब्रेन के बाद जो प्रेजेंट रहते हैं, साइटोप्लाज्म से लेके आपने इंक्लूजन बॉडीज तक पढ़ा। अब बात कर लेते हैं जल्दी से क्या, अपेंडेजेस की। अपेंडेजेस जो क्या था हमारा थर्ड पार्ट था अपेंडेजेस। इसमें सबसे पहले पढ़ा था क्या, फ्लैजिला, फ्लैजिला पढ़ लेते हैं। अब ये आपको फ्लैजिला दिख रहा है, फ्लैजिला क्या है, ये एक मूवमेंट ऑर्गन है, या फिर कह दो ये मूवमेंट कराता है, मूवमेंट ऑर्गन, ठीक है। फ्लैजिला क्या मूवमेंट ऑर्गन है, ये लॉन्ग वाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। वाइप लाइक मतलब समझ रहे हैं, इस तरीके से स्पाइरल टाइप, स्पाइरल टाइप तो इस तरीके से हो जाता है, लेकिन ये वाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग, ये देख रहे हैं ना इस तरीके से, ये एक वाइप लाइक एक वेव की तरीके स्ट्रक्चर है, लॉन्ग वाइप लाइक, ठीक। अब ये एक
प्रोटीन से बना होता है, इसको बोलते हैं फ्लैजेलिन, मेड अप ऑफ प्रोटीन, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैजेलिन। ठीक, फ्लैजला क्या है, ये एक मूवमेंट ऑर्गन है, बैक्टीरिया को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, लॉन्ग होता है, वाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये किससे मिलकर बना होता है, एक फ्लैजेलिन से, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब इसके अरेंजमेंट के बेसिस पे यहां पे समझ लीजिए, फ्लैजेलिन से बना होता है, ये तो यहां लिख दिया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट। ठीक, अरेंजमेंट के बेस पे इसको बोलते हैं मोनोट्राइकस, कई पार्ट में डिवाइड होते हैं, मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस का मतलब बैक्टीरिया से, ये सपोज बैक्टीरिया है, तो इससे ये एक ही फ्लैजला इसमें प्रेजेंट होगा, क्या लिखेंगे, वन फ्लैजेलम। कोई भी, ये बैक्टीरिया है, सपोज ये बैक्टीरिया का कवर है, ठीक है, ये मार्कर का कवर है, लेकिन ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इसको सपोज कर लेते हैं। तो यहां से क्या, ये फ्लैजला है, अगर ये सिंगल फ्लैजलम, एक सिंगल को बोलते हैं फ्लैजलम, ग्रुप ऑफ फ्लैजला को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लैजलम को बोलते हैं क्या, फ्लैजला। इतनी बात समझ में। अगर एक सिंगल ये प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे क्या, फ्लैजलम। और ये बैक्टीरिया एक सिंगल फ्लैजलम इसमें अटैच हुआ तो ये क्या हो गया, मोनोट्राइकस हो गया। तो आपको ये किसमें प्रेजेंट रहता है, एग्जांपल याद रख लेना, विब्रियो, विब्रियो आ सकते हैं, विब्रियो कॉलरा, कॉलरा जो कॉलरा डिजीज जो करता है ना, वो कौन सा, विब्रियो बैक्टीरिया होता है, विब्रियो कॉलरा। ये आपको एक एग्जांपल याद रखना। अब बात आती है पॉलीट्राइकस या एम्फीट्राइकस। पॉलीट्राइक यहां पे लिख देते हैं, एम्फीट्राइकस पहले देख लेते हैं, एम्फीट्राइकस। सपोज ये बैक्टीरिया है, ठीक है, अब इस बैक्टीरिया में बोथ साइड प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, अब इसमें क्या, एक यहाँ पे फ्लैजलम प्रेजेंट होगा, एक यहाँ पे फ्लैजलम प्रेजेंट होगा, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, फ्लैजला बोलेंगे, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल में और एग्जाम्पल देख लीजिए, एल्गाइकेंस करके एक बैक्टीरिया होता है, वो आता है, एल्गाइकेंस, एल्गाइकेंस होते हैं, आप इसको देख लीजिए कि मेनली एल्गाइकेंस करके ही एक बैक्टीरिया है, उसको एम्फीट्राइकस। सबके आपको एक एक एग्जांपल याद रखना है, मोनोट्राइकस का एक एग्जांपल याद रखना है, एम्फीट्राइकस का एक एग्जांपल याद रखना है। अब एक आता है, एक गुच्छे में प्रेजेंट होता है, या फिर कहते टफ्ट, टफ्ट ऑफ वन एंड, टफ्ट एट वन एंड, जिसको बोलते हैं ट्रोफोट्राइकस बोलते हैं। ऐसे याद रखिए, नोट्स में प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो इसमें कैसे समझ सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है, एक फ्लैजलम, एक फ्लैजलम ऐसे, दो फ्लैजलम, थ्री फ्लैजलम, और जितने भी फ्लैजलम है एक एंड पे, या फिर कह दो टफ्ट ऑफ फ्लैजलम, फ्लैजलम का गुच्छा, उसको बोलते हैं क्या, ट्रोफोट्राइकस, ट्रोफोट्राइकस। और इसमें एक बात याद रखिएगा, एग्जाम्पल स्यूडोमोनास, ठीक, ये बात समझ गए। एम्फीट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और ट्रोफोट्राइकस में ये क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट। अरेंजमेंट देख लिया, सिंगल फ्लैजलम प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं मोनोट्राइकस, और विब्रियो कॉलरा एग्जांपल है। एम्फीट्राइकस दो एंड पे अगर प्रेजेंट है तो उसको एल्गाइकस, एक बैक्टीरिया है, वो बोलते हैं। और अगर उसमें एक गुच्छे में सपोज ये है ना, ये इस तरीके से, तो ये क्या आएगा, ये ट्रोफोट्राइकस आ जाएगा। एग्जांपल क्या, स्यूडोमोनास।
इतनी बात समझ में आई अपेंडेजेस में। अब अपेंडेजेस में एक पार्ट और बचता है जिसको बोलते हैं फिम्ब्री या पिलाई, विलाय सॉरी। फिम्ब्री, फिम्ब्री या विलाय, ठीक है। अब इस फिम्ब्री या विलाय में होता क्या है उसको समझ लेते हैं। ये भी एक जैसे फ्लैजला पड़ा इसी तरीके से ये प्रेजेंट रहते हैं इस तरीके से। ये क्या है, विलाय। ये भी एक टेनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, हेल्प इन एडेशन। एडेशन कोई सरफेस पे अटैच होने के लिए, कोई भी सरफेस है उस पर अगर अटैच होना है या फिर उस पर चिपकना है, एडेशन उसी को बोलते हैं चिपकने को। तो उस अधेयर हो रहा है या फिर वहां पे चिपक रहा है तो वो किसके जरिए चिपकेगा या फिर किसके जरिए एडेशन होगा, ये विलाय के जरिए। विलाय इस तरीके से या फिम्ब्रे तरीके से प्रेजेंट रहते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे इसी को समझ लेते हैं। इसमें ये क्या है, आउटर लेयर है, कैप्सूल है बैक्टीरिया का। तो कैप्सूल जो है तो यहाँ पे एक इस तरीके से, ये तो फ्लैजला हो गया। फ्लैजला एक अलग चीज है। फ्लैजला ये देख रहे हैं, ये किस में हेल्प करता है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। ये क्या करता है, विलाय एडेशन में हेल्प करता है, किसी सरफेस को के चिपकने में हेल्प करता है, अटैचमेंट में हेल्प करता है। इतनी बात समझ गए। अब ये दो टाइप के विलाय आ जाते हैं। एक समझिए कॉमन विलाय, सेकंड सेक्स विलाय। समझ लीजिए कॉमन विलाय और सेक्स विलाय ये क्या करते हैं, होस्ट सरफेस से अटैच होते हैं। इस तरीके समझ लीजिए। इसमें कॉमन विलाय हेल्प इन होस्ट सरफेस। अगर ये सपोज सरफेस है, ये जो मेरा पाम ये देख रहे हैं ये सरफेस है। तो अगर ये सरफेस है तो इसमें अटैच होगा अगर कोई विलाय, तो वो किसके, कोई बैक्टीरिया, तो कौन से विलाय के द्वारा अटैच होगा, कॉमन विलाय के द्वारा अटैच होगा। कोई भी सरफेस से अगर अटैच हो रहा है तो वो किससे, कॉमन विलाय। सेक्स विलाय बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, हेल्प या प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का मतलब समझ रहे हैं, डीएनए का ट्रांसफर। डीएनए का ट्रांसफर में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है क्या, विलाय। और इसकी बात की जाए, ये जैसे कि सारी चीजें पढ़ी किससे बना होता है, ये पेलिन प्रोटीन से बना होता है, पेलिन प्रोटीन। ठीक, इतनी बात समझ गए, पेलिन प्रोटीन। अब ये थी कंप्लीट, सारे चीजें समझ लिया। मीजोसोम भी समझ लिया था जो किसमें रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं अगर एंडोस्पोर की, तो एंडोस्पोर क्या करता है, ये सम बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है, सारे में नहीं प्रेजेंट रहता। वो एक आउटर और हार्ड कवरिंग बना लेता है, जो भी हार्श कंडीशन में जैसी भी आए, ज्यादा टेम्परेचर है, कहीं पे अगर कम टेम्परेचर है, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो वो सारी कंडीशन को में एक इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रखने की, डेड नहीं होता लेकिन इनएक्टिव फॉर्म कह सकते हैं, उसमें वो सरवाइव करता है स्पोर के अंदर, तो जिसको बोलते हैं इंडोस्पोर। इसको और नेक्स्ट लेक्चर में इसको बता दिया जाएगा। तो अभी तो ये बात हो गई पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर की। अब आगे बात करनी है हमको इसके न्यूट्रिशन की, रिप्रोडक्शन की, और काफी बात होगी आगे, कंप्लीट चैप्टर होगा। यहां तक तो समझ में आया ना सभी को, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। थोड़ा सा लॉन्ग लेक्चर हो गया होगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये एक बेसिक लेक्चर है। अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया
तो आगे ना आपको ग्राम स्टेनिंग आएगी ना अदर भी कोई स्टेनिंग समझ में नहीं आएगी। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है, पॉज करके नोट्स बनाना है, एक बार दो बार वीडियो को देखना है। समझ में आया? चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू।